किसने देखा है, क्या पता कल हो या ना हो। आज जीने की इस फंडे ने हमारी मनी हैबिट्स पर काफी असर डाला है, कुछ बुरा कुछ अच्छा ये कि जिंदगी की अनिश्चितता के चलते आप में से कई लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी होगी, और बुरा ये कि इस प्लानिंग में आप कई आदतों के शिकार भी हो गए होंगे। तो आज आपके अपने पैसे के प्रति व्यवहार के बारे में हम करेंगे चर्चा, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा मुश्किल से मिलती है और योर मनी में हम आपको बताएंगे कैसे आप पर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और मेरे साथ आज है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। बताएंगे कैसे आपकी आदतें सही फाइनेंशियल फैसलों के बीच आ जाती है। जानेंगे कौन सी कंपनी दे रही है टॉप ऑनलाइन टर्म प्लान और टॉप ऑनलाइन हेल्थ पॉलिसी। और महंगी हो रही है हेल्थ पॉलिसी, लेकिन कैसे कम हो सकता है प्रीमियम का बोझ, करेंगे चर्चा योर मनी में आज। शो की शुरुआत करने से पहले आइए जान लेते हैं कि लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी है, खासतौर से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद उनकी खर्च करने की आदत कैसी है और किस तरह का एटीट्यूड वो रखते हैं अपने पैसों के प्रति। हमारे साथ राशि है जो अपनी आदतों के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। राशि, बताएं। जैसे कि मैंने अपने लॉन्ग टर्म्स गोल की शुरुआत कर दी है, लेकिन जब पैसे को मैनेज करने की बात आती है या उसे खर्च करने की, तो अक्सर हम अपने दिल की सुनते हैं। जैसे अगर मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो या फिर मार्केट जाकर, मैं हमेशा प्राइस कंपेयर करती हूँ और ऑब्वियसली सस्ते प्रोडक्ट जो है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कम प्राइस में एक नहीं दो नहीं काफ़ी चीज़ें ले सकती हूँ। इसके अलावा कविता, जो फ्री वाला फैक्टर होता है ना, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है और अक्सर मैं वो चीज़ लेने पर जल्दी फैसला ले लेती हूँ जिसके साथ मुझे काफी कुछ या कुछ भी फ्री मिल रहा हो, भले आगे मैं उस चीज को यूज करूं या ना करूं। इसके अलावा मेरे लिए जो इंस्टेंट प्लेजर्स होते हैं वो काफ़ी कुछ मैटर करते हैं, चाहे वो घूमने की बात हो या पार्टी करने की। जैसे अभी मेरे अकाउंट में हाल फिलहाल कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है और मैं सोचने लगी हूँ कि मैं जल्दी से एक फॉरेन वेकेशन बुक कर लूँ, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि इस फॉरेन वेकेशन के बाद थोड़े समय तक मेरे बजट पर थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर दिखेगा। वहीं मैं आउटिंग या किसी मूवी पर 1000 रुपये खर्च करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे लाइफ कवर के लिए, हेल्थ कवर के लिए इतना पैसा खर्च करना या किसी टाइप के निवेश के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो कविता, हाल फिलहाल ये है मेरे स्पेंडिंग पैटर्न। बिल्कुल राशि, यहाँ पर आप स्मार्ट शॉपर तो मुझे लगती हो, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं लगती हो। आपने कहा कि आप अपनी दिल की सुनती हो और मेरे ख्याल से हर्ष भी शायद इस बात को यहाँ पर इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से कि जो इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से हमें लेने चाहिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले राशि, चूंकि आपने इंश्योरेंस पर बात खत्म की है, तो हर्ष, इंश्योरेंस पर लेकर ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। लोग अपनी पॉलिसीज तो ले लेते हैं, कुछ इसलिए लेते हैं क्योंकि टैक्स बचाने के लिए और कुछ निवेश की रणनीति समझकर इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी बात आए टर्म कवर लेने की, चूंकि वो सबसे प्राइम प्रोटेक्शन होता है, उसको लेकर लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे उनको पैसे नहीं खर्च करने होते। तो ये एटीट्यूड तो बिल्कुल गलत है लोगों का। आई एम श्योर आप ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना करते होंगे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। एब्सोल्युटली कविता, हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस खरीदने की, और इंश्योरेंस खरीदने के बाद हम बात करें कौन से प्रोडक्ट लेने की। अगर हम एक मैन्युफैक्चरर को ले लें, एक इंसान, एक इंडिविजुअल जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनवेरिएबली उनके पास अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है, जिसमें फायर, थेफ्ट, कोई भी डैमेजेस या इसकी वजह से नुकसान होता है, उसका इंश्योरेंस करते हैं। आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, क्योंकि अगर कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या खो गई तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अब यही चीज़ अगर इसी इंसान से आप कहेंगे कि आप टर्म पॉलिसी लीजिए, तो बोलेंगे एंड में मुझे कुछ मिलता नहीं है वापस। बिल्कुल। तो आप जब फैक्ट्री का इंश्योरेंस करते हैं और कुछ नुकसान नहीं होता है, तो वो भी आपका कॉस्ट है। तो हम चीज़ों को इंश्योर कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं करते। जो चीज़ों का जो डैमेज होता है, उससे हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। लेकिन अगर एक अर्निंग मेंबर फैमिली का नहीं हो, तो फैमिली को क्या फाइनेंशियल लॉस होता है, इसका तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है। जैसे राशि ने कहा, 1000 रुपये अगर आप एक मूवी की आउटिंग के लिए जाते हैं, 1000 रुपये आपका मिनिमम लग ही जाता है।
आप यही 1,000 रुपये अगर महीने का आप एक टर्म पॉलिसी लेते हैं, आपको कवरेज 75 lakhs to 1 crore का आपको कवरेज मिलता है, वो हम नहीं करना चाहते हैं। सो ये एक इशू है, जो एक डिस्कनेक्ट है, जो आज भी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, ऑल्दो इट इज गेनिंग मोमेंटम। पहले जो टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट था वो था ही नहीं, बिल्कुल 10-12 साल से हमने देखे हैं कि ये शुरू हुआ है। सो होपफुली हर इंसान के पोर्टफोलियो हम देखेंगे पहले टर्म इंश्योरेंस होगा और फिर अगर कोई सेविंग्स प्रोडक्ट ऐड किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है यहाँ पर, एक इंडिविजुअल है, वो इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है अपने एम्प्लॉयमेंट में तरक्की के लिए, इनकम बढ़े उसके लिए। ये होने के बाद जब पैसे एक्स्ट्रा अप्रेजल हो जाता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, हम करते क्या है, हमारे कोई रिलेटिव या कोई चाचा के बेटे, कोई मामा के बेटे आपके इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं। बिल्कुल। और आप उन्हें ऑब्लाइज करने के लिए आप एक पॉलिसी खरीद लेते हैं। कई लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। अब क्या होता है कि आप किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं, मोस्ट रिडिकुलस थिंग टू डू। आप अपनी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो आप ऐसे ही कोई चीज पॉलिसी खरीद लेते हैं जो आपको पता ही नहीं क्या है और आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्योंकि आपको किसी और को ऑब्लाइज करना है, क्योंकि उनके टारगेट्स हैं, तो आप वो पॉलिसी में पैसे निवेश कर रहे हैं। सो इट एक बिहेवियर जो हम बात कर रहे हैं, मनी हैबिट्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप इतनी मेहनत करते हैं कमाई बढ़ाने के लिए, आप सैक्रिफाइसेस करते हैं, और दूसरी तरफ आप वही पैसे ऐसी जगह पे दे देते हैं जहाँ पे उसका कोई रिटर्न ही नहीं है या कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसे खर्चा कर रहे हैं तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। सो आप अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ये जरूरी है कि आप उसे सेव भी अच्छी तरह करें। सो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, मनी वेल इन्वेस्टेड इज वेल्थ क्रिएटेड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स पर ही आते हैं। इंश्योरेंस की तो हमने बात कर ली है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी लोगों में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर जिस चीज़ में, जिस इन्वेस्टमेंट में उनको नुकसान हो रहा हो, उसमें उम्मीद हमेशा रहती है कि चलो आगे चल के कुछ सालों में तो इसमें से कुछ ना कुछ मुनाफा निकल ही जाएगा, और वो हमेशा उस इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं। जबकि जिस इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हो रहा हो, सबसे पहले आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। कविता, एक एग्जांपल के साथ हम ये चीज समझते हैं। एक इंसान है जो हॉर्स रेसिंग का जो उनका बिजनेस है, उनके पास 2 हॉर्सेज हैं, 2 घोड़े हैं। एक है जो बीमार है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, कोई भी रेसेस में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं वो जीतता ही नहीं है। उनके बाद एक दूसरा घोड़ा है जो हेल्दी है, जो परफॉर्मेंस पास रिकॉर्ड देखेंगे तो वो हमेशा रेसेस जीतता आया है। अगर ये सिचुएशन में अगर ये इंसान को अगर एक घोड़ा बेचना हो तो कौन सा घोड़ा बेचेंगे आप? जो बीमार है, जो परफॉर्म नहीं करता है। नेचुरली आप अच्छे वेल परफॉर्मिंग जो घोड़ा है उसको तो बेचेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन यही बिहेवियर आप अगर इन्वेस्टमेंट्स में देख लें, इसका बिल्कुल विपरीत होता है। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। आपके पास अगर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं, अगर आपने शेयर्स खरीद रखे, 2008 में जो बुल रन था उसमें आपने देखा होगा कि इतने सारे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स ने खरीदे थे जिनके भाव आज तक आए नहीं है। अगर उन्होंने स्टॉक्स अगर इन्वेस्टर बिहेवियर देखें, एक आध स्टॉक जो अगर प्रॉफिट में होगा, अगर उन्हें मार्केट से एग्जिट करना है, पहला काम वो करेंगे जो परफॉर्मिंग जो जिसका प्राइस ज्यादा है, जिसमें उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो स्टॉक बेच देंगे, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसके भाव 1/10 हो गए हैं, वो उनके पोर्टफोलियो में आज भी पड़े होंगे। ये उम्मीद में कि ये भाव अगर एक साल पहले अगर 2008 में अगर ये 100 रुपए का था, आज ये 20 रुपए है, तो कभी ना कभी 100 रुपया वापस आएगा। ऐसा कोई भी लिस्टिंग अग्रीमेंट में कंपनी या तो आपको भी नहीं बताती, ना ही स्टॉक एक्सचेंज को बोलती है कि एक बार कोई भाव आएगा वो वापस आने वाला है। सो साइकोलॉजी हमारी ये होती है, हम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो हमारे पास रख लेते हैं और जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो हम बेच देते हैं। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉसेस को कट करें, अपने प्रॉफिट्स को नहीं। बिल्कुल। सो ये एक इन्वेस्टर बिहेवियर है। अगर 2-3 चीज अगर हम ध्यान में रखें तो शायद हमारा इन्वेस्टिंग विल बी अ लिटिल बेटर। एक और सवाल यहाँ पे, जैसे कि राशि ने कहा कि उनके पास अभी कुछ पैसे आए हुए हैं, तुरंत उन्हें फॉरेन ट्रिप में जाना है, तो काफ़ी आज में जीने पर वो विश्वास रखती हैं यहाँ पे, और कई सारे ऐसे दर्शक होंगे जो शायद राशि के इस बिहेवियर से रिलेट भी करेंगे, पैसे के प्रति उनके एटीट्यूड से रिलेट भी करेंगे। तो ऐसे जो लोग आज में जीने में विश्वास करते हैं कि सारा मजा जो है आज ही लूट लो, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये एटीट्यूड क्या सही है या नहीं? देखिए, आप पैसा कमाते हैं, थोड़ा खर्चा आपको हक बनता है कि आप अपनी जरूरतों के लिए, अपनी शौक के लिए आप खर्चा करें, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट है कि आप कब वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, वो ध्यान में आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें एक सेक्शन बनाया जाता है जिसमें आपको आपके जो शौक हैं उसको पूरा करने के लिए आप एलोकेट करते हैं। बिल्कुल। सो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कोई इंसान करता है, गोल्स डिफाइन करता है, तो उनके लिए ये स्पेंडिंग हैबिट्स भी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। एब्सोल्युटली। और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी प्लानिंग की जा सकती है यहाँ पर। तो अपनी मेहनत से कमाई हुई राशि को आप ऐसे ना जाया करें, अच्छी खासी प्लानिंग कीजिए, उसके बाद अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी तरह के गोल्स को पूरा कीजिए। फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे टॉप ऑनलाइन टर्म प्लान और साथ ही टॉप ऑनलाइन हेल्थ पॉलिसी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ।
और मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस अब होगा इंश्योरेंस से जुड़े सवालों पर और मेरे साथ बने हुए हैं हर्ष रुंगटा। लेते हैं हमारे पहले दर्शक का सवाल। यहाँ मुंबई से मनीष कुमार तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार मनीष, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन मैंने 3 डाला था उधर। जी जी जी, तो मेरा को टर्म इंश्योरेंस लेना था। आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए और जो कवर आप ढूंढ रहे हैं वो है 10 से 15 लाख का, राइट? जी सर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है या वो भी लेनी है? मेडिक्लेम पॉलिसी कोई नहीं है अभी तक। वो भी आपको लेनी है, ठीक है। इसके अलावा निवेश से जुड़ा हुआ भी आपका कोई सवाल है? आपको शायद 2 साल के बाद 2 लाख रुपए कहीं पर निवेश करने हैं, आपको चाहिए होंगे, माफ कीजिएगा। हाँ जी, शॉर्ट टर्म में के लिए लिखा 2 से 3 लाख मेरे को 3 साल बाद चाहिए। ठीक है। आपके पास कोई LIC पॉलिसी है? LIC का एक जीवन सरल है। जीवन सरल है और उसमें आप कितना प्रीमियम देते हैं? उसमें मैं 3639 मतलब 6 मंथ का देता हूँ, मतलब टोटल 7200 है पर ईयर। ठीक है। साथ ही आपने किसी में SIP भी कर रखी, किसी म्यूचुअल फंड में? जी सर, अभी एक्सिस से 3 लाख कम है, फंड में 1500 का SIP है। आपको नाम पता है फंड का? एक्सिस इक्विटी लॉन्ग टर्म। एक्सिस इक्विटी लॉन्ग टर्म, ठीक है। चलिए आपकी प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हर्ष, इनकी इनकम सालाना है 2.25 लाख रुपए और अब तक जो ये कह रहे हैं इन्होंने सिर्फ LIC की पॉलिसी ले रखी है और इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक SIP की शुरुआत की है एक फंड में। अच्छा कदम है, 27 साल के हैं ये और अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं। कुछ रिसर्च उन्होंने की हुई है जिसके तहत ये कह रहे हैं कि इन्हें ऑनलाइन टर्म प्लान ही लेना है। तो कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट होगी? वेल मनीष जी, आप ऑनलाइन पॉलिसी HDFC, ICICI, कोटक या SBI, इन 4 में से कोई भी कंपनीज की आप पॉलिसी ले सकते हैं। हम इन 4 कंपनीज का रिकमेंडेशन क्यों कर रहे हैं, ये कारण एक है कि इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है, इनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, मार्केट लीडर्स हैं। सो आप इन कंपनीज में चूज कर सकते हैं। इनका प्रीमियम जो है वो 1-2 दूसरी कंपनीज हैं जिसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। एगॉन रैलीगेयर या अवीवा अगर आप चेक करेंगे तो प्रीमियम थोड़ा कम है इन दोनों कंपनीज का। लेकिन हम फिर भी सजेस्ट करेंगे कि आप इन 4 में से कोई भी कंपनीज चूज कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगती है। कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्यों इन 4 कंपनीज में जाना चाहिए। ज़रूरी है कोई भी इंश्योरेंस में कि आपको क्लेम मिले और अगर मार्केट लीडर्स ने आपको अगर एक इंडिकेशन दिया है कि वो क्लेम सेटलमेंट करते हैं तो आपका जो पर्पस है इंश्योरेंस खरीदने का वो पूरा होता है। दूसरी आपका जो सवाल था वो था एक मेडिक्लेम पॉलिसी में, हेल्थ इंश्योरेंस पे। आप अपोलो म्यूनिक ईजी हेल्थ या तो टाटा AIG के मेडी प्राइम, इन दोनों पॉलिसीज में से आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सी पसंद है। आपको जो कवरेज चाहिए था अपने मेल में आपने बताया था 2 से 3 लाख है और मेरे ख्याल से अपोलो म्यूनिक उनकी प्रेफरेंस भी है, उन्होंने कुछ रिसर्च वर्क कर रखी है। एब्सोल्युटली। तो अगर ये अपोलो म्यूनिक से कंफर्टेबल है ये डेफिनेटली ले सकते हैं क्योंकि फीचर्स जो हम अगर कंपैरिजन में देखते हैं टाटा AIG और अपोलो की फीचर्स लगभग सेम है। मेन एक इशू जो चेक करना चाहिए था इन दोनों पॉलिसीज में वो ये है कि इन दोनों पॉलिसीज में कोई भी सब लिमिट नहीं है रूम रेंट्स पे। अगर ये 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो अगर आप कोई भी दूसरी पॉलिसी लेते हैं जिसमें अगर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका रूम रेंट के लिमिट्स होता है, विच मींस आप 3000 के ऊपर के अगर रूम में रहते हैं तो आपके जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो प्रोपोर्शनेटली होता है। अच्छा, अगर आप 5000 वाले रूम में रहे और 3000 आपके एंटाइटलमेंट थी 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, तो जो 2000 रुपया तो रूम रेंट पे कम मिलेगा, उसके प्रोपोर्शन में OT चार्जेस भी रूम की कैटेगरी से लिंक होते हैं। सो आपको सारे खर्चे उसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे एज इफ यू वर स्टेइंग इन अ 3000 रुपीज रूम। और अपोलो म्यूनिक जो इन्होंने चूज किया है उसमें वो सब लिमिट नहीं है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। है। ये इन 2 पॉलिसीज में कोई भी चूज कर सकते हैं। एक फैक्टर जो मनीष जी आप ध्यान में रखिएगा वो ऐसा करिएगा कि आप अपनी जो विसिनिटी आप जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में आप अगर ट्रीटमेंट ले सकते हैं पॉसिबली अगर कुछ होता है आपको तो आप ये चेक करिए कि अपोलो या टाटा में से किसका नेटवर्क कौन से एम्पैनलमेंट कौन सी हॉस्पिटल कैशलेस के एम्पैनलमेंट में है और फिर उस बेसिस पे आप चूज करेंगे तो आपके लिए क्लेम के टाइम में सेटलमेंट ज़्यादा ईजी होगा। बिल्कुल हर्ष, यहाँ पे इनको 2 लाख रुपए भी चाहिए 2 साल के बाद। SIP इन्होंने एक ही शुरू कर रखी है, आपको लगता है इनको पैसे बढ़ाने की ज़रूरत है?
वेल अगर हम SIP देखें तो आई डोंट थिंक उन्होंने SIP इस नज़रिए से लिया है कि 2 साल बाद इन्हें यही कॉर्पस यूज़ करना है, क्योंकि 2 इयर्स के लिए आप अगर SIP कर रहे हैं रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर इन्हें 2 लाख 2 साल बाद चाहिए तो ये एक रिकरिंग डिपॉजिट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें एक थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी, उन्हें श्योरिटी रहेगी कि 2 साल बाद कितना रुपया मिलने वाला है। आपको फिर रिकरिंग डिपॉजिट में एक इंटरेस्ट रेट पहले ही बता दिया जाता है। सो अगर ये 7,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 साल में आपके 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाने चाहिए। या तो आप बैंक में अपनी जो भी बैंक है उसमें जाके पूछ लीजिए कि 2 साल बाद आपको अगर 2 लाख रुपए चाहिए तो कितना आपको रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खोलना होगा, वो बैंक आपको सामने ही बता देगा। सो खाली इनकम टैक्स का प्रोविजन बना लीजिएगा, अगर आप टैक्सेबल लिमिट में होते हैं तो आपको टैक्स भी कटेगा और उस हिसाब से प्लान करके बने रह सकते हैं। वेल आई थिंक एज ऑफ नाउ यस, एज ऑफ नाउ आप कंटिन्यू बने रहिए इसमें और इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करिए, लेकिन आगे जाते हुए इक्विटी का एलोकेशन आप बढ़ाइए, क्योंकि आप 27 ईयर्स के ही हैं। बिल्कुल, और अपने गोल्स भी थोड़े निर्धारित कर लीजिए। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना एक ही गोल निर्धारित किया है जो है 2 लाख रुपए, जो आपको 2 साल में चाहिए। आगे चल के भी आपके काफ़ी प्लान्स होंगे। आप सिर्फ 27 साल के हैं मनीष, तो थोड़ा सा अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर काम कीजिए। तमाम सलाह आपको आज योर मनी की तरफ से दी जा चुकी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महंगी हो रही है हेल्थ पॉलिसी, लेकिन कैसे कम हो सकता है प्रीमियम का बोझ। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका स्वागत है। मेरे साथ बने हुए हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्ष रुंगटा। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का बोझ बढ़ने वाला है। युवा की तरफ से क्लेम में कमी के चलते और रिन्यूएबिलिटी को लाइफ लॉन्ग करने के चलते अब इंश्योरेंस कंपनियां आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने वाली है। तो कैसे ये प्रीमियम बढ़ेगा और कैसे इसका बोझ कम किया जा सकता है, बात करते हैं हर्ष से। हर्ष, जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं US में ओबामा केयर भी इसी परेशानी से जूझता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जानना चाहूंगी मैं आपसे कि ये कदम इंश्योरेंस कंपनी के लिए कितना अनिवार्य था। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो IRDA की गाइडलाइंस आ चुकी है उसी के तहत ये बढ़ाए जा रहे हैं। वेल कविता, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने तो एक्चुअली अगस्त 2013 में ही प्रीमियम सारे बढ़ा दिए थे। अगर हम देखें लास्ट जो प्रीमियम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने जो रिवाइज किए थे वो 2007 में थे। उसके बाद आज तक 2013 तक ये चेंजेस नहीं किए गए थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ चुका है कि वो प्रीमियम में, वही प्रीमियम में आपको ज्यादा क्लेम देना पड़ रहा है फॉर द सेम ट्रीटमेंट। सो ये इनवेरिएबल, आई मीन इट वाज इनएविटेबल नाउ कि वो प्रीमियम उनको बढ़ाना ही था। जो ट्रिगर पॉइंट रहा है वो एक IRDA का गाइडलाइंस जो अभी अक्टूबर में जो चेंज हुई थी, वो गाइडलाइंस बहुत क्लियरली कहती है। पहले क्या करती थी इंश्योरेंस कंपनीज, अगर आपका जो सम इंश्योर्ड है, सपोज आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले रखा है, आपने कोई भी पॉलिसी में क्लेम करते हैं, आपने प्रीमियम तो भर दिया है, पॉलिसी उसके बेसिस पे आपको मिली है। अगर आप क्लेम करते हैं तो उसके अगले 2 साल तक इंश्योरेंस कंपनीज आप पे एक प्रीमियम लोडिंग लगाती थी जी। और वो लोडिंग डिपेंड करता था आप कितना क्लेम करते हैं। अगर आप 25% के ऊपर क्लेम करते हैं तो 5 लाख से सम इंश्योर्ड है, आपने 1,25,000 के ऊपर अगर आपने क्लेम किया है तो आपके प्रीमियम नेक्स्ट ईयर 10-20% बढ़ जाता था। सो ये लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट था इलॉजिकल था। आपने प्रीमियम भरा है तभी आपको सम इंश्योर्ड मिला है। ठीक है। सो ये चीज IRDA ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दी है कि आप लोडिंग नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये थी कि पहले इंश्योरेंस कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती थी कि आप इंश्योरेंस कवरेज आपको 65 ईयर्स तक मिलेगा या 70 ईयर्स तक मिलेगा। अभी ये चीज को IRDA ने लाइफ लॉन्ग कर दिया है। सो ये सारी कारण से प्रीमियम बढ़ाना, ऑब्वियसली ये इंश्योरेंस कंपनीज पे प्रेशर आता है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर पॉलिसी होल्डर्स पे, तो उस हिसाब से प्रीमियम आपका मेडिक्लेम पे बढ़ना ही है। लेकिन अब दर्शकों के लिए हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे उन्हें कि कैसे ये प्रीमियम का बोझ कम किया जाए। वेल प्रीमियम अगर आप देखेंगे टिपिकली आप अपने आप में कम नहीं कर सकते, जो स्लैब्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन तरीके हैं जिससे आप खरीद के उसे कम कर सकते हैं। जैसे हमने ऑनलाइन टर्म पॉलिसी की बात की है, तो उसमें प्रीमियम जेन्युइनली एक स्लैब ही कम कर दिए जाते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफ़ी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ऑप्शंस आपको देती हैं, जिसमें वो आपको थोड़ा डिस्काउंट पास ऑन करती हैं। आपके पास एक और चॉइस है कि आप 1 साल की नहीं लेके ज्यादा टेन्योर की ले लें, तो आपको कंपनी उसमें भी आपको डिस्काउंट देती है। एक तरीका जो है आप कर सकते हैं कि अगर आपका टोटल रिक्वायरमेंट आपका 10 या 15 लाख का है, तो आप 15 लाख की पॉलिसी ना लें, आप 5 लाख की आप बेस पॉलिसी ले लें और 10 लाख की आप सुपर टॉप अप पॉलिसी ले लें, एक टॉप अप पॉलिसी ले लें, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो पूरा कॉम्बिनेशन में वो कम होता है। सो ये एक तरीके हैं थोड़े जिसमें आप अपना प्रीमियम का बर्डन कम कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस मार्जिनल होगा। आपको बहुत मेजरली आप कहेंगे कि आपका प्रीमियम
50% या 60% कम हो जाए, वो नहीं होता। सब लिमिट ऑप्शन में प्रीमियम पर 10 से 30% तक की यहाँ पर बचत हो सकेगी, क्या ये सही होगा यहाँ पर? नहीं, इसमें क्या है एक्चुअली, आप ये नॉर्मली हम देखें तो इंडस्ट्रीज में होता था कि अगर कोई भी क्लेम आता है, जो पॉलिसी होल्डर है वो पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को बताता है कि फर्स्ट 10,000 या फर्स्ट 25,000 तक का जो क्लेम होगा मैं आपसे करूंगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद का क्लेम हम आपसे क्लेम करेंगे, जो लॉस है वो क्लेम करेंगे। सो यही कॉन्सेप्ट अभी मेडिक्लेम में भी कई कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया है कि आप उनसे कहते हैं कि अगर 20,000 तक का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं आपसे मांगूंगा ही नहीं, तो कंपनीज वो चीज आपको थोड़ा प्रीमियम डिस्काउंट के तौर पे आपको देती है। बट ये बहुत एक्चुअली एक्टिवली इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में नहीं आया है अभी तक, मेडिक्लेम में नहीं आया है, बट आई थिंक इट विल कम ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ज्यादा तरीके तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखें तो आपका जो प्रीमियम का बोझ है वो काफी हद तक यहाँ पर कम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए हर्ष। और फिलहाल योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी तो यहाँ देख ही सकते हैं। साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने सवाल के साथ ज़रूर डालें।